गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ एमएड फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के सिलेबस को डिस्कस किया था। आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए जिसमें बच्चों ने रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैम आप प्लीज टॉपिक वाइज वीडियो बनाइए, वन बाय वन हमारे टॉपिक को कवर कीजिए जिससे कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। तो साइकोलॉजी के आज फर्स्ट टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट 1 का चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक है ये कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, जो कि हमारे चैप्टर 1 का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। बेसिकली वो कहाँ से लिया गया है? वो एक टॉपिक है, साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, मनोविज्ञान का टॉपिक है। सो हमें पहले ये जानना चाहिए कि जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से आया ना। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? सो द वर्ड साइकोलॉजी इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइके एंड logos. Psyche means soul and logos means science. So साइके का जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग निकलता है सोल यानी आत्मा, और लॉगोस इसका निकलता है मीनिंग साइंस यानी कि विज्ञान। Thus psychology was first defined as the science of soul. सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या डिफाइन किया गया? आत्मा का विज्ञान। According to earlier psychologists, the function of psychology was to study the nature, origin, and destiny of the human soul. But soul is something metaphysical. It cannot be seen, observed, and touched, and we cannot make scientific experiment on soul. मीनिंग क्या है कि आपको साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी होती है, साइंस। बट यहाँ पे आत्मा की बात की गई है, तो आत्मा को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, और ना ही देख सकते हैं, ना ही सीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक तथ्य नहीं सामने आया, इसलिए ज्यादा समय तक, वेरी लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को आत्मा के विज्ञान के रूप में नहीं लिया गया, नहीं स्वीकृत किया गया। In the 18th century, psychology was understood as the science of mind. William James in 1892 defined psychology as a science of mental processes. But the word mind is also quite ambiguous, as there was confusion regarding the nature and functions of mind. 18th century में विलियम जेम्स ने इन 1892 में ये डिफाइन किया कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। मानसिक प्रोसेस, जो मेंटल प्रोसेस है उसका एक तथ्य बताया इन्होंने कि जो मेंटल प्रोसेस है वो क्या है? साइकोलॉजी है। और ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि साइंस ऑफ माइंड कैसे हो सकता है। आगे चल के ये भी नकारा गया, इस तथ्य को भी ज्यादा टाइम तक स्वीकार नहीं किया गया। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जेम्स सली 1884 defined psychology as a science of inner world, and Wooden 1892 defined psychology as a science which studies the internal experiences. But there are three levels of consciousness: conscious, subconscious, and the unconscious. And so this definition also was not accepted by some. तो क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे जैसे
साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट आते गए, वो अपनी अलग अलग व्यू पॉइंट रखते गए किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। किसी ने इसको साइंस कहा, किसी ने इसको आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने इसको माइंड कहा, फिर किसी ने इसको कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड कहा। सो इस तरीके से साइकोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट रूप में अलग अलग से डिफिनेशन दी गई। Thus, psychology first lost its soil, then its mind, and then its consciousness. At present, only its behavior exists. साइकोलॉजी ने सबसे पहले क्या लॉस्ट किया, सॉल को, जो सॉल की कुछ जैसे कि साइकोलॉजिस्ट मानते थे, फिर माइंड का जो कंसेप्ट आया, एंड देन कॉन्शियसनेस का। तो ये क्या हुए, धीरे धीरे ये कंसेप्ट क्या होते गए, खत्म होते गए। Next, William McDonald 1905 defines psychology as a science of behavior. बाद में साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर माना गया। फिल्सबरी ने विलियम फिल्सबरी 1911 and James Watson 1912 also defined psychology as a science of behavior. फिर धीरे धीरे 90s में जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर डिफाइन किया। बिहेवियर जनरली मीन overt activity which can observe and measure scientifically. जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, किससे, साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं। बट वंस बिहेवियर इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस. So when we study one's behavior, we must also study his experience. Psychology should therefore be defined as a science of behavior and experience of human being. B.F. Skinner ने ये definition दी. And Crow ने कहा, psychology is the study of human behavior and human relations. अभी तक हमने जो बात की वो की साइकोलॉजी की, है ना। बट हमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जो हम एमएड में जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो रिलेट करता है हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी से। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी. Education psychology is a branch of psychology in which the findings of psychology are applied in the field of education. It is scientific study of human behavior in education setting. According to Charles E. Skinner, educational psychology deals with the behavior of human being in educational situation. Thus, education psychology is a behavioral science with two main references, human behavior and education. So, यहाँ पे educational psychology एजुकेशन से डील करती है और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, ऐसा B.F. स्किनर ने कहा. In the word of E.A. Peel, education psychology is a science of education. Education by all means is an attempt to mold and shape of the behavior of the people. It aims to produce desirable changes in him from all-round development of his personality. The essential knowledge and skill to do this job satisfactorily is supplied by educational psychology. In the words E.A. Peel, educational psychology helps the teacher to understand the development of his pupil, the range and limits of their capacities, the process by which they learn and their social relationship. पील का कहना यह था कि एक टीचर एजुकेशन साइकोलॉजी के की स्टडी अगर करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी को अगर पढ़ता है, तो उसके वो बच्चे की रेंज को, बच्चे की स्टडी की कैपेसिटीज को, उनकी लिमिट्स को समझ सकता है. इसीलिए हमारे बीएड और एमएड के सिलेबस में एजुकेशन साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट रखा जाता है और फाउंडेशन सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है, ताकि आने वाला जो पीपल टीचर है वो बच्चे के बिहेवियर को क्लासरूम में कैसे मेजर करेगा, कैसे समझेगा, उसकी नीड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे वो बच्चे को पढ़ाएगा, ये सारी चीजें उसको इसमें सिखाई जाती हैं. Thus, education psychology concerned primarily with understanding the process of teaching and learning that take place within formal environments and developing ways of improving those methods. It covers important topics like learning theories, teaching method, motivation, cognitive, emotional and moral development, and parent-child relationship, etc. एजुकेशन साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक कवर किए जाते हैं, टीचर जो कि बच्चे की पर्सनालिटी को समझ सके, उसमें आपका टीचिंग मेथड आता है,
मोटिवेशन आता है, कॉग्निटिव आता है, इमोशनल आता है एंड मोरल डेवलपमेंट, और पेरेंट चाइल्ड का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सारी चीजें एजुकेशन साइकोलॉजी में आती है. इन दिस वे द वर्क ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट रिमेंबर with that of an engineer who is the technical expert. The engineer supplies all the knowledge and skills essential for the accomplishment of the job satisfactorily. For example, construction of a bridge. In the same way, educational psychologist who is technical expert in this field of education supplies all the information, principles and techniques essential for understanding the behavior of a pupil in response to educational environment and desired modification of the behavior to bring all-round development of his personality. In this way, it is quite reasonable to call education psychology as a science and technology of education. Thus, education psychology concerns primarily with understanding the process of teaching and learning that take place within formal environments and developing ways of improving those methods. It covers important topics like learning theories, teaching method, motivation, cognitive, emotional development, personality. So, क्लियर है आप लोगों को कि एजुकेशन साइकोलॉजी हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मोटिवेशनल स्किल्स को, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ सकें. नाउ अब हम देखते हैं नेचर क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का. नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस. साइंस होगा, साइंटिफिक बातें होंगी, फैक्ट सामने आएंगे, तभी हम किसी चीज को कह सकेंगे हाँ ये सही है, ट्रुथ है, फैक्ट है. नेक्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस. नेचुरल फेनोमेना में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो हम एक क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है. इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ नेचुरल. एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस. समाज में रह के सामाजिक होते हैं, हम समाज में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस. एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. जैसे कि स्किनर ने, मैकडोनल्ड ने, सभी ने बताया कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं. सो एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल. देखिए, जो भी प्रिंसिपल होते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का वो सभी के लिए होता है और यूनिवर्सल होता है. एजुकेशन साइकोलॉजी डिफाइंस कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप एंड लास्ट. एजुकेशन साइकोलॉजी कैन प्रेडिक्ट. आप जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके बिहेवियर को आप एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं, आप बच्चों के बिहेवियर को समझने लगते हैं. सो ये आज मैंने आपको एजुकेशन साइकोलॉजी एंड देन एजुकेशन साइकोलॉजी एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया. देखिए, जब भी आपसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि वो क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप डायरेक्टली आंसर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे. आप अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे firstly what is psychology, then what is educational psychology and then the nature of psychology, and then आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूछा गया है या फिर प्रोसेस पूछा गया है डेवलपमेंट के, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको डिफरेंसेस पूछा गया है, वो आप उसके बाद उसमें लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.